हाय वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं सकामोटो डेज के एपिसोड। हाँ, मैं जानता हूँ कि अपन एक महीने लेट है, लेकिन अभी 7 दिन है ना अगले एपिसोड आने में, तो अपन एक एक करके सारे एपिसोड कवर कर लेंगे। और आज पहले एपिसोड के बारे में बात करते हैं, मतलब एक तरीके से डिस्कशन है उसका। तो गाइस, सकामोटो डेज जो एनिमे है वो एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे कह सकते हो तुम, मगर हाँ उसमें कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट नोटिस करोगे तुम, जैसे कि जो स्पेशल पावर्स हैं गैंगस्टर्स के पास, उसको अगर तुम देखो तो वो थोड़ा सुपर नेचुरल लगता है देखने के बाद, क्योंकि हो सकता है कि ह्यूमनाइज कर दिया जाए आगे जाके, लेकिन अगर तुम एपिसोड रेगुलरली देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि वो थोड़ा सा पावर्स ह्यूमन से ऊपर होती हैं और ह्यूमंस की एबिलिटी से हल्की सी ज्यादा पावर्स दिखाई है। अब वो हो सकता है कि ट्रेनिंग के बेसिस पे ये लोग जस्टिफाई कर दें उस चीज को, पर जो सुपर अगर बिल्डिंग से छलांग लगाना है तो वो सुपर नेचुरल में ही काउंट होगा। तो सीरीज शुरू होती है गैंगस्टर फाइट पे, जहाँ पे हमें दिखाया है कि काफी सारे गैंगस्टर हैं और दो गैंग्स के बीच में फाइट चल रही है, लेकिन जहाँ पर है एक गैंगस्टर जो कि डोमिनेट कर रहा है दूसरी पूरी गैंग को। वो गैंगस्टर एक हाथ में तलवार और एक हाथ में गन से पूरा एरिया डोमिनेट करते हुए सबको एक एक करके मारते जा रहा है। और वहीं पर हमें साकामोटो तारो का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि एक टाइम पर एक ऐसा भी गैंगस्टर होता था जिससे कि सारे अदर गैंग्स फियर करते थे। मतलब अगर वो हिटमैन वहां पर पहुंच गया तो वो काम करके ही निकलेगा। कहानी जॉन विक जैसी लगती है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लगती है उस, लेकिन मैं अगले एपिसोड में उसकी मांगा के बारे में बताता हूँ कि वो कब रिलीज हुई थी, तो अपन क्लियर करेंगे कि कौन कहाँ से इंस्पायर्ड है। पर हाँ, आगे चल के अगर तुम देखोगे कहानी में तो तुमको जॉन विक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन दिखेगी इसमें। हो सकता है ये अगर पहले आई हो तो ये इंस्पायर्ड है, तुमको पता हो तो कमेंट में बताना। और अब अगर हम देखें तो साकामोटो एक मोटा और बूढ़ा आदमी हो चुका है, जो कि पिछले 5 साल से गैंगस्टर लाइफ छोड़ चुका है, और जो एक टाइम पर सबसे ज़्यादा मोस्ट फियर्ड हिटमैन माना जाता था वो अब वो नहीं है, और एक सुपरमार्केट चलाता है। बेशक उसने ये अपने प्यार की खातिर किया और शादी की, और अब उसकी एक बेटी भी है, जिसके कारण उसने अपनी ये खतरनाक जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है और अब आगे बढ़ गया है लाइफ में और रिटायर हो चुका है। जैसा कि उसकी टी शर्ट पे भी लिखा रहता है रिटायर्ड, पर वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब ठीक है तुम 5 साल से रिटायर्ड हो, पर टी शर्ट वही क्यों पहननी है तुमको। पर जैसा कि हम सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राइम की ज़िंदगी को इतनी आसानी से पीछे छोड़ देना कोई मामूली बात नहीं है। कभी ना कभी तुम्हारी पास्ट लाइफ तुम्हारे ऊपर आ ही जाएगी, और वही होता है साकामोटो के साथ भी। उसकी जो एक्स गैंग है वो साकामोटो को ढूंढ लेती है और ट्रेस कर लेती है और उसका कॉन्ट्रैक्ट निकालती है कि अगर ये आदमी हमारे साथ काम नहीं कर रहा है और हमारी दुनिया में काम नहीं कर रहा है तो ये किसी भी दुनिया में काम नहीं करेगा, और उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो शिन को। अब शिन जो है वो अपने शुरुआती दिनों में साकामोटो के साथ काम करता था, उसके नीचे काम करता था, और साकामोटो को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, क्योंकि एक तरीके से मतलब साकामोटो उसका गुरु है। शिन के पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं, वो अगर तुम उसके करीब होगे तो वो तुम्हारा दिमाग पढ़ के बता देगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और शिन खुद काफ़ी टैलेंटेड हिटमैन है, तो उसे ये काम सौंपा गया है साकामोटो को ख़त्म करने का, और वो जाता है। और साकामोटो के अब ये पहले रिवील नहीं किया जाता कि शिन जो है वो साकामोटो को मारने के लिए आया है। पहले शिन सिर्फ साकामोटो से मिलने जाता है, जो कि जब वो दुकान में बैठा हुआ होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन होता है, क्योंकि शिन साइकिक एबिलिटीज़ के कारण बातें सुन सकता है, दिमाग की पढ़ सकता है। तो साकामोटो जो है वो वहाँ पर हो रहे इंसिडेंट में, मतलब ऐसे नॉर्मली तो नहीं, लेकिन अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो वो उसको मारने की कोशिश करता है। वहीं हमें जॉन विक का रेफरेंस भी दिखता है कि वो पेन से एक इंसान को मारने का ट्राई करता है अपने दिमाग से ही, और शिन वो देख के अभी भी दंग रह जाता है कि इस दुनिया को 5 साल छोड़ने के बाद भी एक हिटमैन ही है, वो दिमाग में कई तरीके से किसी भी नॉर्मल इंसान को मार सकता है। उसके बाद शिन ट्राई करता है कि साकामोटो वापस अपनी उस दुनिया में आ जाए, ताकि उसे साकामोटो को मारना ना पड़े, और वो इस बोझ से निकल जाएगा कि उसे उसके गुरु की हत्या करनी पड़ी। और वो उसे मनाने की कोशिश भी करता है और दिन भर उसके साथ ही रहता है, जिसमें हम देखते हैं कि शिन को एक पॉइंट पे ये भी लगता है कि शायद हो सकता है कि ये फैमिली बनाने का नाटक कर रहा हो, ताकि इसके कोई और मंशाएं हों और कोई और काम इसने उठा रखा हो जिसको ये पूरा करने के लिए बस एक डिस्गाइज है। लेकिन जब शिन देखता है कि साकामोटो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और लोगों की मदद कर रहा है अलग अलग तरीक़ों से, तो शिन को लगता है कि यार क्या कर रहे हो तुम ये। और यहाँ पर हमको हिटमैन की मेंटेलिटी भी दिखाई है कि उनको नहीं पड़ी होती नॉर्मल दुनिया कैसे चल रही है। उन मतलब एक सीन आता है जब, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद साकामोटो को मनाने के बाद जब उसको समझ में आता है कि ये नहीं मानेगा ये इंसान, तो फिर वो सोचता है कि कोई ना कोई तो आके इसको मार ही देगा, क्योंकि कोई भी गैंग में से उसको छोड़ने वाला तो है नहीं, तो क्यों ना मैं ही ये काम कर देता हूँ। और दिल पे पत्थर रख के वो जाता है और साकामोटो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीइंग द ग्रेटेस्ट हिटमैन ऑफ ऑल टाइम, साकामोटो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, और वो रिटेलिएट करता है और शिन को घायल कर देता है।
और फिर वो उसका इलाज भी खुद ही करता है अपने घर पे। और अभी तक मुझे ये लग रहा था कि शायद हो सकता है कि साकामोटो की बीवी को सब कुछ नहीं पता हो उसके पास्ट के बारे में, लेकिन जब वो डिनर टेबल पे बैठे होते हैं तब हमें पता चलता है कि उसकी बीवी को सब कुछ पता है कि साकामोटो कौन था, क्या था। और फिर आगे हमको पता चलता है कि साकामोटो ने छोड़ी ही ये दुनिया उसके कहने पे है। और जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जो शिन का रिएक्शन होता है चावल खाते वक्त, तो वो मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा था कि एक हिटमैन की ज़िंदगी में उसने कभी गर्म चावल भी नहीं खाया है इतना अच्छा। मतलब अगर देखा जाए तो वो एक पॉइंट पे साकामोटो से कहता भी है कि हम सिर्फ राशन से खाना खाते थे, मतलब कि उन्होंने कभी भी इस तरीके का खाना खाया ही नहीं इस तरीके से बैठ के एक फैमिली के लिए। और फिर उसको समझ में आता है कि साकामोटो अपनी फैमिली से इतना प्यार क्यों करता है और वो क्यों नहीं वो दुनिया वापस ज्वाइन करना चाहता जिसको उसने छोड़ दिया था बहुत पहले। और फिर शिन वापस चला जाता है और गैंग के पास जाकर वो उनसे कहता है कि तुम साकामोटो को ज़िंदा रहने दो और उसके बदले में तुम मुझे मार दो। जिसके लिए गैंग मेंबर तैयार हो भी जाते हैं। जो उनका गैंग लीडर होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम अपने आप को गोली मार लो और हम साकामोटो को जीने देंगे। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा होता है कि तू तो मर जाएगा, तेरे को क्या पता, तो उसके बाद हम मार देंगे उसको। लेकिन क्योंकि शिन के पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं तो वो सुन लेता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो उन पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर एक अच्छी फाइट सीन हमको देखने को मिलती है। मतलब अगर तुमने ब्लैक लगून देखा हो तो उसमें मेरे को ना उसका गन वाला जो हिसाब है, जो उसमें वेपन्स चलते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें ठीक है, उसी लेवल पे तो नहीं कहूँगा मैं, पर हाँ अच्छा एक्शन देखने को मिला इसमें भी। और क्योंकि शिन उतना केपेबल नहीं है कि वो अकेले इतने सारे लोगों को संभाल ले, तो उसको कहीं ना कहीं गोली लग जाती है। और फिर हमको पता चलता है कि साकामोटो ने एक बग प्लांट किया था जिसके ज़रिए वो पूरा सुन रहा है कि वहाँ पर क्या चल रहा है और क्या क्या हुआ। तो उसको शिन की लॉयल्टी का पता चलता है और पता चलता है कि गैंग क्या प्लान कर रही है। और साकामोटो का फिर वो जॉन विक वाला रिवील होता है जहाँ पर उसकी गन्स की वो पूरी अलमीरा ऐसे ऊपर एक आती है और वो बहुत कूल सीन लगता है गाइस देखने में। मतलब जब वो अलमारी रिवील होती है ना कि उसकी इतनी सारी गन्स हैं, इतनी सारी आइडेंटिटीज़ और सब कुछ लगा हुआ है वहाँ पे, बहुत कूल लगता है देखने में। और उसके बाद बिना टाइम गवाए साकामोटो सबसे पहले जाता है और शिन को बचाता है वहाँ से और सारे गैंग मेंबर्स को घायल कर देता है। हाँ, मारता नहीं है वो उनको सिर्फ घायल कर देता है क्योंकि उसने कसम खाई है कि अब वो किसी की जान नहीं लेगा। लेकिन आखिरी के 3 वालों को शायद वो चाकू निकाल के मार ही देता है, जो उसका गैंग लीडर होता है और जो बाकी के 2 लोग और होते हैं। क्योंकि उसके पहले तक वो सिर्फ एक ऐसे वेपन से मार रहा था जो कि सिर्फ घायल करें और ना कि जान से मार दें। पर आखिरी में उसने चाकू निकाला और उन लोगों को शायद उसने जान से ही मार दिया। पर शिन से वो कहता है कि मैंने उन्हें मारा नहीं, सिर्फ क्रिटिकली डैमेज इंजर किया था। पर अगर उनको मारेंगे नहीं तो ये फिर वापस पीछे आएंगे, प्रॉब्लम बनी की बनी रहेगी। और उसके बाद वो शिन को एक एप्रन देता है अपनी शॉप का और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतना अगर इतने येन दूंगा अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो। और शिन को समझ में आता है कि साकामोटो ने क्यों छोड़ी थी ये दुनिया और वो भी साकामोटो के साथ ही उस पाथ पे चलने लगता है जो कि अब अच्छाई का पाथ है। और इसी के साथ पहला एपिसोड ख़त्म होता है। काफ़ी बढ़िया एपिसोड लगा मुझे ये, अगर सेट करना है इस सीरीज़ को तो। और जब साकामोटो की एंट्री होती है शिन को बचाने के लिए तो अपने को ऐसा लग रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था देखते हुए कि ठीक है साकामोटो की एबिलिटीज़ कम हो गई होंगी, पर वहीं से जहाँ से फाइट सीन शुरू होते हैं, जब शिन उसको मारने की कोशिश करता है, जब वो वहाँ पे फाइट सीन में उतरता है, हमको पता चलता है कि भले ही वो मोटा ज़रूर हो गया है लेकिन कहीं से भी उसकी फाइटिंग एबिलिटीज़ कम नहीं हुई है। जो पहले था आज भी वही है और बल्कि कहीं ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि अब वो बिना क्रिटिकल वेपन्स के भी तुमको डैमेज कर सकता है और बिना मरे तुमको मारे वहाँ से निकल सकता है आसानी से। तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा जॉन विक जैसी फील तो आई, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी अलग है, ये थोड़ी कॉमिक उस पर आ जाती है तो वो सीरियसनेस नहीं कैरी करती और काफ़ी अलग टोन है इस चीज़ की। काफ़ी अच्छी लगेगा इस सीरीज़ और नेक्स्ट एपिसोड कवर करते हैं जल्दी ही, मतलब कल ही करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ उनसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।